साल 1891 में इंग्लैंड के ब्लैकमोर शहर में कहानी हमें एक रहस्यमयी माहौल में ले जाती है। एक अकेला आदमी घने जंगल के बीचों बीच चलता जा रहा था, जहाँ हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास था। लेकिन अचानक वो शांति खौफ में बदल जाती है जब एक भयानक जीव, जिसकी उंगलियों पर तेज पंजे थे, उस आदमी पर बेरहमी से हमला कर देता है। वो शख्स दर्द से करहाता हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो प्राणी लगातार उसका पीछा करता रहा और आखिरकार उसकी जिंदगी वही खत्म हो जाती है। कहानी फिर मोड़ लेती है और हम मिलते हैं ग्वेन से, एक खूबसूरत, सधी हुई और समझदार औरत से, जो थिएटर में अपने देवर लॉरेंस का नाटक देख रही थी। जैसे ही नाटक खत्म होता है, ग्वेन हिम्मत जुटाकर लॉरेंस के पास जाती है और बताती है कि उसका पति यानी लॉरेंस का भाई 1 महीने से लापता है। एक निजी बातचीत में ग्वेन अपने डर को जाहिर करती है कि शायद उसके साथ कुछ भयानक हुआ है, क्योंकि जिस रात वो गायब हुआ था उसी रात 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन लॉरेंस उसके शब्दों को नजरअंदाज करता हुआ दिखाई देता है, जैसे उनके परिवार में कोई पुराना और अधूरा झगड़ा बाकी हो। जब वो अपने पुराने और शानदार लेकिन उजड़े हुए हवेली जैसे घर पहुंचता है, तो वहाँ उसके पिता जॉन उसका स्वागत करते हैं। लॉरेंस अपने आने का मकसद बताता है, अपने लापता भाई को ढूंढने का, लेकिन पिता की आंखों में उदासी थी। वो भारी मन से कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद नौकर सिंह लॉरेंस को उसके भाई की लाश की जगह दिखाता है। जैसे ही लॉरेंस उस जगह पहुंचता है, उसकी आंखें भय और सदमे से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ का नजारा बेहद विभत्स था। शरीर की हालत ऐसी थी कि कोई भी देखे तो कंपकंपी छूट जाए। इस भयानक दृश्य के बाद लॉरेंस खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा लेता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जो शहर में हुए इन डरावने हादसों और कत्लों के पीछे के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। किसी का कहना था कि ये सब किसी खूंखार और निर्दयी प्राणी का काम है, तो किसी का मानना था कि हाल ही में आए जिप्सी लोग इसमें शामिल हैं, जो टोना टोटका और काले जादू में यकीन रखते हैं। उसी चर्चा में एक आदमी एक पुरानी काली याद साझा करता है। 25 साल पहले उसके पिता ने 400 मीटर के दायरे में आधे खाए जानवरों की लाशें बिखरी हुई देखी थी। वो नजारा इतना डरावना था कि उसने उस आदमी के बचपन को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसका यकीन था कि उस कत्लेआम के पीछे कोई अलौकिक प्राणी था, जिसे गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता था। लेकिन बाकी लोग उसकी बात पर हंस पड़ते हैं, मानो वेयरवुल्फ जैसी कहानियां बस बकवास हो। इसी बीच बातचीत में एक औरत का जिक्र आता है, जो सालों पहले इस इलाके में रहती थी और जिसे लोग तानों और गालियों का निशाना बनाते थे, क्योंकि वो उन्हीं जिप्सियों से जुड़ी थी जिन्हें सब शक की नजर से देखते थे। उसे जिप्सियों की माँ कहा जाता था। ये सुनते ही लॉरेंस का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। वो उन आदमियों को टोकते हुए कहता है कि जिस औरत का वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसकी अपनी माँ थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। माहौल गर्म हो जाता है और झगड़े के बाद लॉरेंस को बार से निकाल दिया जाता है। वो गुस्से और उदासी में डूबा हुआ हवेली वापस लौट आता है। डिनर के बाद ग्वेन उससे मिलती है। उसकी आंखों में अब भी दर्द और डर झलक रहा था। लॉरेंस उसे उसके पति की चीजें सौंपता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। फिर वो अपने पुराने कमरे में जाता है, वही कमरा जिसे कभी उसने अपने भाई के साथ साझा किया था। दीवारों को देखते ही पुरानी यादें जहन में तैरने लगती है। उसे वो भयानक रात याद आती है जब दोनों भाइयों ने घर में कोई अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन हिम्मत सिर्फ लॉरेंस ने दिखाई थी और वो नीचे जाकर देखने गया था। वहाँ उसने अपने पिता जॉन को अपनी माँ की निर्जीव देह के पास खड़ा देखा था। उनके हाथ में एक चांदी की धार वाला ब्लेड था। उस पल ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था, मानो माँ ने अपने ही हाथों से कुछ भयानक कर डाला हो। वर्तमान में लौटते हुए परिवार अब अपने गुमशुदा बेटे के अंतिम संस्कार के लिए एकत्र होता है। माहौल शोक में डूबा हुआ था। वही ग्वेन, जो इस दुख से टूट चुकी थी, ये फैसला करती है कि अब वो अपने मायके लौट जाएगी। उसके जाने से हवेली और भी सूनी और उदास हो जाती है। लॉरेंस के पिता जॉन उसे समझाते हैं कि अपने भाई की गुमशुदगी की जांच अगले दिन तक टाल दे, क्योंकि आज की रात पूर्णिमा की है और उसे डर है कि अंधेरे में कोई खतरनाक ताकत घूम रही है, जो इस वक्त सक्रिय है। लेकिन लॉरेंस अपने पिता की बात नहीं मानता है और रात के सन्नाटे में अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक जिप्सी समूह से होती है और यहीं से उसकी रहस्यमयी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है। लॉरेंस अब उस लॉकेट की सच्चाई जानने के लिए बेचैन है, जो उसके मरे हुए भाई के गले में था। उसकी तलाश उसे एक रहस्यमयी औरत मालिवा तक ले जाती है, एक ऐसी स्त्री जो शायद हाल की घटनाओं के पीछे के रहस्यों को जानती है। इसी दौरान इलाके के कुछ हथियारबंद आदमी जिप्सी कैंप के करीब पहुंचते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि छाया में कोई भयानक चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। उनमें से एक आदमी किर्क ये मानता है कि ये सब हलचल जिप्सियों के भालू की वजह से हो रही है, लेकिन वो भालू निर्दोष साबित होता है, बल्कि वह तो बस नाचने वाला जानवर था। तभी अचानक वही भालू जोरदार गर्जना करता है, मानो किसी डर से पागल हो गया हो। अगले ही पल एक आदमी पर हमला होता है और वो चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर खून से लथपथ था। अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अदृश्य प्राणी अब भी हमला कर रहा था।
खासकर उन पर जो असहाय थे। इस हाहाकार के बीच लॉरेंस एक विशाल साय को देखता है जो जिप्सियों की गाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। वो हिम्मत जुटाकर अपनी बंदूक उठाता है और निशाना साधता है। गोली चलती है लेकिन वो प्राणी रुकता नहीं है। तभी लॉरेंस देखता है कि एक औरत पर हमला होने वाला है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ओर झपटता है और उसे बचा लेता है। उसका साहस देखकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो जंगल की ओर भाग रहा था और उसके पीछे वही खतरनाक जीव था। लॉरेंस बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो एक चट्टानी इलाके में पहुंचता है जहां हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई आसपास है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो प्राणी अचानक उस पर टूट पड़ता है और उसके गले में अपने तेज दांत गाड़ देता है। लॉरेंस दर्द से चीख उठता है। तभी बाकी आदमी वहां पहुंचते हैं और गोलियां चलाते हैं, जिससे वो दानव जैसी चीज वहां से भाग जाती है। लॉरेंस बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसे जिप्सी कैंप में वापस लाया जाता है। हालांकि वहां के बाकी लोग कहते हैं कि उस जानवर के काटे जख्म कभी ठीक नहीं होते, लेकिन मालिवा हार नहीं मानती है। वो अपने अनुभव और विश्वास से लॉरेंस के घावों की देखभाल करती है, मानो मौत से उसे छीनने की कोशिश कर रही हो। सुबह होते होते लॉरेंस को उसके पिता जॉन के घर वापस लाया जाता है। जॉन अपने बेटे को जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है। कुछ ही समय बाद ग्वेन भी हवेली लौट आती है और लॉरेंस की देखभाल में जुट जाती है। वो अब भी कमजोर है, जख्म अब भी ताजे हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक है, जैसे वो उस रहस्य को सुलझाने के लिए फिर से जी उठा हो। डॉक्टर लॉयड लॉरेंस के जख्मों को देखकर हैरान था, क्योंकि उसकी चोटें इतनी तेजी से भर रही थी कि जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं था। खासकर उसके बाएं हाथ पर जो गहरा घाव था, जिसे डॉक्टर ने असंभव समझा था, अब लगभग ठीक हो चुका था। बाद में जब लॉरेंस आईने में खुद को देखता है तो उसकी आंखों में अविश्वास भर जाता है। उसके शरीर पर अब मुश्किल से कोई निशान बचा था। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जवाब पाने की तलाश में वो नौकर सिंह के पास जाता है, जो उस रहस्यमयी जीव का सामना करने की तैयारी कर रहा था। सिंह उसे बताता है कि उसके पास चांदी की गोलियां हैं, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है उस राक्षस को मारने का। इसी बीच शहर में एक नया व्यक्ति आता है, इंस्पेक्टर फ्रेडरिक, जिसकी मौजूदगी घटनाओं की दिशा बदल देती है। फ्रेडरिक जॉन के घर आता है और लॉरेंस से मिलना चाहता है ताकि हाल की घटनाओं के बारे में सच्चाई जान सके। लॉरेंस उसे अपनी कहानी बताता है, कहता है कि उसने उस जीव को बहुत कम देखा था, लेकिन फ्रेडरिक बताता है कि जिप्सियों के अनुसार वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक दुष्ट, लगभग शैतानी सत्ता है। फ्रेडरिक को लॉरेंस की रहस्यमयी रिकवरी पर शक होता है और वो कहता है कि वो कुछ विशेषज्ञों को बुलवाएगा जो इस अजीब घटना की जांच करेंगे। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद लॉरेंस नदी के किनारे ग्वेन से मिलता है। दोनों कुछ देर तक शांति में खामोश बैठे रहते हैं, मानो वक्त ठहर गया हो। लेकिन अचानक दूर से घोड़ों की टाप सुनाई देती है और उनका वो सुकून भरा पल टूट जाता है। घर लौटने पर लॉरेंस का सामना कुछ हथियारबंद आदमियों से होता है, जिनमें डॉक्टर लॉयड भी शामिल थे। उनमें से एक आदमी उस पर इल्जाम लगाता है कि उसे उस जानवर ने काटा है और अब वो खुद भी शापित हो चुका है। उनका मानना था कि वो अब उस प्राणी का निशान बन चुका है और उसे पकड़ लेना चाहिए, इससे पहले कि वो खुद राक्षस में बदल जाए। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी जॉन गुस्से में अपनी बंदूक उठा लेता है और सबको धमकाते हुए कहता है कि अगर किसी ने उसके बेटे को छूने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे वे लोग वहां से चले जाते हैं। इस झड़प के बाद ग्वेन लॉरेंस के छोटे से जख्म का इलाज करती है। उसी पल उनके बीच एक हल्की सी नजदीकी जन्म लेती है, एक ऐसा पल जो मासूम भी था और उलझन भरा भी। ग्वेन के दिल में अजीब सा डर और खिंचाव एक साथ महसूस होता है। शायद उसे भी अब एहसास हो चुका था कि लॉरेंस में कुछ बदल रहा है। बेचैन होकर लॉरेंस खुद उससे कहता है कि वो हवेली छोड़ दे, क्योंकि अब उसे अपनी जान के खतरे का डर है। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही वो डर भी था कि कहीं वो खुद ही आने वाले अंधेरे का हिस्सा न बन जाए। अगले दिन जब पूर्णिमा की रात करीब आती है तो पूरा शहर उस दानवी प्राणी को पकड़ने की तैयारी में लग जाता है। लोग एक जानवर को चारे के रूप में बांधते हैं ताकि उस राक्षस को फंसाया जा सके। शहर के लोहार अपने घरों से चांदी के बर्तन इकट्ठा करते हैं और उन्हें पिघलाकर गोलियां बनाते हैं, क्योंकि अब सबका विश्वास था कि सिर्फ चांदी ही उस दानव के खिलाफ उनका आखिरी हथियार है। शहर की बार में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक बार की मालकिन से बात करता है, जो हाल ही में अपने पति को उसी राक्षस के हमले में खो चुकी थी। वो फ्रेडरिक से कहती है कि उसे जॉन के परिवार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस घर पर कोई अभिशाप मंडरा रहा है। लेकिन फ्रेडरिक अपनी बात पर अड़ा रहता है और तय करता है कि वो रात उसी बार में बिताएगा। उधर हवेली में जॉन अपने बेटे लॉरेंस से पूछता है कि उसने ग्वेन को क्यों भेज दिया। लॉरेंस जवाब देता है कि ये घर अब अंधेरे और विनाशकारी घटनाओं का केंद्र बन चुका है और वो किसी भी कीमत पर ग्वेन को इसमें फंसाना नहीं चाहता था। रात गहराती है और लॉरेंस देखता है कि उसका पिता चुपके से हवेली से निकल रहा है।
शक से भरा लॉरेंस उसका पीछा करता है। जॉन धीरे धीरे अपनी दिवंगत पत्नी की कब्र तक पहुंचता है। कब्र के भीतर बने क्रिप्ट में घुसते ही उसे एक गुप्त दरवाजा दिखता है जो एक अंधेरी भूमिगत जगह की ओर जाता है। लॉरेंस उसके पीछे पीछे उसी रास्ते से नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ एक कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी है, ऐसी कुर्सी जिस पर किसी को बांधा जा सकता था। तभी जॉन वहाँ आता है और बताता है कि ये जगह उसने अपनी पत्नी की याद में एक संस्कार स्थल के रूप में बनाई थी। लेकिन कुछ ही पलों में ये श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि एक भयावह चाल साबित होती है। जॉन लॉरेंस को उस कमरे में ले जाता है और धोखे से उसे वही रोक देता है। अचानक लॉरेंस को अपने शरीर में एक अजीब जलन महसूस होती है। उसका चेहरा विकृत होने लगता है, हड्डियां मरोड़ खाती है और उसकी आंखों में एक जंगली चमक उभर आती है। वो पीड़ा में चीखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लॉरेंस एक भयानक अनियंत्रित राक्षस में बदल चुका था। पूरी रात शहरवासी उसकी गर्जनाओं से कांपते रहते हैं, मानो खुद चांदनी ने उसे शाप दिया हो। इसी दौरान जंगल में जाल बिछाने वाले लोग उस प्राणी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही सब उलट जाता है। उनमें से एक शिकारी अपने ही जाल में फंस जाता है और अगला पल उसका आखिरी बन जाता है। वो दैत्य जैसी ताकत से उसे फाड़कर मार देता है। दूसरा आदमी जमीन के नीचे खींच लिया जाता है और उसकी चीखें सन्नाटे में गुम हो जाती है। अब वो प्राणी सामने आता है, पूरा शरीर बालों से ढका, आंखों में आग और ताकत इतनी कि कोई उसका सामना न कर सके। वो निर्दयता से अपने शिकारों को एक एक करके खत्म करता जाता है। जब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने सिर्फ तबाही का मंजर होता है। टूटी हुई पेड़ की शाखाएं, बिखरे शव और दूर कहीं से आती हुई एक भयानक हुआ की आवाज। वो समझ जाता है कि उस रात का शिकारी कोई इंसान नहीं था। सुबह की पहली रोशनी के साथ जॉन हवेली लौटता है और देखता है कि लॉरेंस बेसुध पड़ा हुआ है। लॉरेंस की आंखों में उलझन थी, उसे कुछ याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ। जॉन भारी आवाज में कहता है कि उसने कुछ बहुत भयानक किया है। ये सुनकर लॉरेंस डर के मारे भाग पड़ता है। खेतों, पेड़ों और धुंध के बीच मानो अपने ही अंदर जागी हुई दानवी सच्चाई से भाग रहा हो। फ्रेडरिक के नेतृत्व में कुछ लोग लॉरेंस को घेर लेते हैं। अब शहर के लोग यकीन कर चुके थे कि सारे खून खराबे और मौतों के पीछे वही जिम्मेदार है। उसे पकड़कर वे शहर के उस सैनिटोरियम में ले जाते हैं जहां सालों पहले उसे मानसिक बीमारी के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वहां डॉक्टर जैक उसका इलाज संभालते हैं, लेकिन इलाज कम, यातना ज्यादा होती है। लॉरेंस को ठंडे पानी में डुबोया जाता है, अजीब दवाओं के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसकी चीखें बस दीवारों से टकराकर लौट आती है। वो बार बार कहने की कोशिश करता है कि असली दानव उसका पिता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके शब्दों को पागलपन समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उसे बिजली के झटकों वाले इलाज से गुजारा जाता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाता। जब लॉरेंस होश में आता है तो अपने बिस्तर के पास अपने पिता जॉन को खड़ा पाता है। जॉन की आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। वो अपने अतीत के काले राज खोलता है, बताता है कि कैसे सालों पहले उसने भारत की पहाड़ियों में एक पुरानी कथा की खोज शुरू की थी और वहाँ एक रहस्यमयी अलौकिक बालक से उसका सामना हुआ था। उस मुठभेड़ की निशानी आज भी उसके शरीर पर थी, उसके हाथ पर पड़ा वो गहरा काटने का निशान। वो कहता है कि जब वो इंग्लैंड लौटा तो एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात लॉरेंस ने अपनी आंखों से देखा था कि उसका पिता किसी राक्षस में बदल गया था और उसी रूप में उसने अपनी पत्नी यानी लॉरेंस की माँ की जान ले ली थी। जॉन ये भी बताता है कि तभी से सिंह हर पूर्णिमा की रात उसे उस गुफा में बंद कर देता था ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन एक दिन ग्वेन उसके जीवन में आई। वो उसे अपनी मरी हुई पत्नी की याद दिलाती थी और जब लॉरेंस ने कहा कि वो ग्वेन को लेकर वहाँ से चला जाएगा तो वो इस बात को सह नहीं पाया। उसने शराब पी और गुस्से में सिन्हा पर हमला कर दिया, जिससे वो उसे रोक न सका। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब उसे होश आया तब तक लॉरेंस खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अगले दिन लॉरेंस गुस्से में अपने पिता पर झपट पड़ता है, लेकिन उसके गले में बंधी लोहे की जंजीरें उसे रोक लेती है। जॉन कहता है कि अगली पूर्णिमा बस आने ही वाली है और वो अपने बेटे को एक चांदी की ब्लेड देता है। कहता है कि जब वक्त आए तो वो खुद फैसला करे कि क्या करना है। बाद में लॉरेंस को एक कमरे में ले जाया जाता है। उसे एक मजबूत कुर्सी से बांध दिया जाता है ताकि आने वाली रात में उसकी हर हरकत देखी जा सके। डॉक्टर और इंस्पेक्टर फ्रेडरिक भी वहाँ मौजूद थे। सबका मकसद था ये साबित करना कि लॉरेंस की बातें बस उसके दिमाग का भ्रम है, कोई राक्षस, कोई रूपांतरण नहीं होता। डॉक्टर जैक भीड़ से कहते हैं कि लॉरेंस ने अपनी माँ की भयानक मौत को देखा था और उसी सदमे ने उसके दिमाग में एक काल्पनिक कहानी गढ़ दी जिसमें उसने अपने पिता को एक दानव बना दिया जो हर पूर्णिमा को वेयरवुल्फ में बदल जाता है। लेकिन अब सबके सामने ये साबित होना था कि वो बस एक पागल इंसान है, कोई राक्षस नहीं। लॉरेंस को बोलने का मौका दिया जाता है। वो कांपती आवाज में सबको चेतावनी देता है, कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर वो रहे तो अगली सुबह कोई जिंदा नहीं बचेगा। भीड़ हंस पड़ती है। डॉक्टर उसे पागल की बकवास कहकर चुप कराता है। लेकिन तभी आसमान में चांद उभरता है, गोल, चमकीला और भयावह।
उसकी रोशनी खिड़की से अंदर गिरती है और देखते ही देखते लॉरेंस की सांसें भारी होने लगती है। उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है, हड्डियां टूटती है, चेहरा विकृत हो जाता है और वो चीख उठता है। कुछ ही पलों में सबकी आंखों के सामने वो इंसान नहीं बल्कि वही दानव बन जाता है, वो प्राणी जिसकी मौजूदगी पर अभी तक कोई यकीन नहीं करता था। घबराहट पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। हर कोई उस दैत्य को देखकर कांप उठा था और आखिरकार डॉक्टर को भी सच्चाई समझ में आ गई थी। वो जिस आदमी को पागल समझ रहा था उसके सामने अब एक असली राक्षस खड़ा था। तभी अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंजीरों में बंधा वो भेड़िया रूप लॉरेंस गुर्राते हुए अपने बंधन तोड़ देता है और डॉक्टर पर झपट पड़ता है। एक ही झटके में उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर अस्पताल की छतों को लांघते हुए अंधेरी रात में गुम हो जाता है। फ्रेडरिक, जो पूरी घटना अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी बंदूक उठाकर गोली चलाता है मगर निशाना चूक जाता है। फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो अपने साथियों को आवाज देता है और पूरे जोश में उस दैत्य का पीछा करने निकल पड़ता है। शहर के बीचों बीच अब दहशत का साम्राज्य था। लॉरेंस का भेड़िया रूप लोगों पर कहर बरपा रहा था। जो भी उसके रास्ते में आया वो उसे चीर कर रख देता था। बंदूकों की गोलियां उसके जिस्म में धंसती थी, लेकिन वो दर्द से बेपरवाह आगे बढ़ता जाता था। फ्रेडरिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो ऊंचे बैरिकेड्स और छतों को लांघता हुआ गायब हो जाता है। उस रात फ्रेडरिक ने जो देखा था उसने उसकी आत्मा तक हिला दी थी। अगली सुबह एक पुल के नीचे हम देखते हैं कि लॉरेंस फिर से अपने इंसानी रूप में लौट आया था। उसका शरीर थका हुआ था और आंखों में डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। कुछ घंटों बाद ग्वेन अपने घर लौटती है और वही लॉरेंस को छिपा हुआ पाती है। वो अब पूरी तरह अपने होश में था। उसने ग्वेन को सब सच बता दिया कि असली दानव उसका पिता है, जिसने उसके भाई और माँ दोनों की जान ली थी। ग्वेन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बिना किसी झिझक के उसे अपनाया। उसने कहा कि अगर ये सब सच है तो कोई न कोई तरीका जरूर होगा जिससे वो उसकी मदद कर सके। लॉरेंस उसकी दया और अपनापन देखकर भावुक हो गया था। उसने कहा कि काश वो अपने भाई की जगह उसके साथ होता, शायद चीजें अलग होती। लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अपने पिता से आखिरी बार आमना सामना करना। ग्वेन ने उसे रोकने की कोशिश की, कहती है कि वो उसके साथ रहे क्योंकि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक शांत पल में उनके होंठ मिलते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ग्वेन दरवाजा खोलती है। सामने फ्रेडरिक और उसके लोग खड़े थे। फ्रेडरिक पूछता है कि क्या उसने लॉरेंस को देखा है, लेकिन ग्वेन बिना झिझके झूठ बोल देती है, वो यहाँ नहीं है। एक चालाक जासूस होने के नाते फ्रेडरिक उस पर भरोसा नहीं करता। वो ग्वेन को बाहर ले जाता है, जबकि उसके आदमी घर के हर कोने की तलाशी लेते हैं, मगर उन्हें लॉरेंस का कोई निशान नहीं मिलता। अगले दृश्य में लॉरेंस शहर की गलियों में घूमता दिखाई देता है, जहां अखबारों की सुर्खियां उसकी फरार और दैत्य की मौजूदगी की खबरों से भरी है। वहीं दूसरी ओर ग्वेन रोमानी लोक कथाओं की किताबें पढ़ रही है, जहां एक भेड़िए के चित्र बने हैं जो इंसानों को नोच कर खा रहा है। लॉरेंस अपने पुराने महल की ओर लौटने की तैयारी करता है, वही जहां सब शुरू हुआ था। ग्वेन सच्चाई जानने और लॉरेंस को बचाने की ठानकर रोमानी स्त्री मालिवा के पास जाती है। उधर फ्रेडरिक अपने हथियार तैयार करता है। इस बार उसके पास चांदी की गोलियां हैं जो किसी भी दैत्य का अंत कर सकती है। अगली सुबह ग्वेन मालिवा से मिलती है। वो उससे पूछती है कि लॉरेंस को कैसे बचाया जा सकता है। मालिवा की गहरी रहस्यमयी आंखें उसे देखती है और कहती है, पहले ये बता तू उस पर सच्चा प्यार करती है या नहीं, और जब वक्त आएगा तू उसे बचाएगी या खत्म करेगी। ग्वेन की आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा कि वह उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मालिवा का चेहरा उदास था। उसने कहा कि लॉरेंस के लिए अब कोई इलाज नहीं है और वो बस यही दुआ करती है कि ग्वेन का सामना उस दैत्य से न हो। उसी वक्त ब्लैकमोर में फ्रेडरिक और उसके आदमी बार में इकट्ठा होते हैं, बंदूकें लोड करते हैं और इंतजार करते हैं, क्योंकि आज रात फिर से पूर्णिमा की रात आने वाली है। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक अब और देर नहीं करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को सख्त आदेश दिया, देखते ही गोली मार दो, उसे जिंदा मत छोड़ना। उधर लॉरेंस वापस अपने पुराने महल में पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर अपने पुराने वफादार बटलर सिन्हा पर पड़ी, जिसका शरीर बेरमी से फाड़ा गया था। कमरे में खून की गंध फैली हुई थी और हर दीवार पर संघर्ष के निशान थे। लॉरेंस की आंखें सुन्न हो गई। उसने कांपते हाथों से सिंह की जेब से एक चाबी उठाई और ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ा, वही कमरा जहां चांदी की गोलियां रखी थी। वो बंदूक में गोलियां भरने लगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पिता जॉन पास ही छिपा उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इस बीच फ्रेडरिक को खबर मिलती है कि उसके एक आदमी का पता नहीं चल रहा है। तभी वो क्विन को घोड़े पर सवार महल की ओर जाते देखता है और तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ता है। महल के अंदर माहौल और भी भयावह हो चुका था। लॉरेंस अपने पिता को ढूंढते हुए नीचे आया तो उसने देखा कि एक कुर्सी पर फ्रेडरिक का आदमी मरा पड़ा था और सामने जॉन बड़ी शांति से पियानो बजा रहा था। कमरे में आग की झिलमिलाती रोशनी उसकी आंखों में एक अजीब चमक पैदा कर रही थी। लॉरेंस ने बंदूक उठाई और उसे अपने पिता की ओर तान दिया।
जॉन मुस्कुराया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, चलो बेटा, अब खत्म कर दो मुझे। लॉरेंस ने ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक चली नहीं। उसकी आंखों में अविश्वास था। जॉन हंसा और बोला, इन गोलियों में बारूद नहीं है। अगले ही पल जॉन ने बिजली की तरह झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। लॉरेंस किसी तरह अपनी छड़ी से लगे ब्लेड को निकालता है और वार करता है, मगर जॉन की ताकत किसी इंसान जैसी नहीं थी। तभी खिड़की से आती चांदनी दोनों पर पड़ने लगती है और फिर वही होता है जिससे दोनों डरते थे। उनके शरीर मरोड़ खाने लगते हैं, हड्डियां टूटकर नई शक्ल लेती हैं और इंसानी चेहरों की जगह अब भेड़िया जैसे राक्षस उभर आते हैं। अब पिता और पुत्र नहीं, बल्कि दो खूंखार दरिंदे आमने सामने थे। घर की दीवारें हिलने लगी, फर्श पर पंजों की चोट से गड्ढे पड़ गए। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्लॉस से क्लॉस टकरा रहे थे, फर्नीचर चकनाचूर हो रहा था और आग धीरे धीरे पूरे कमरे को अपनी लपटों में समेट रही थी। जॉन का दैत्य रूप कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने लॉरेंस को जमीन पर पटक दिया, उसके सीने पर पैर रखकर गरज उठा, लेकिन अगले ही पल वो जरा सा ध्यान भटकाता है और लॉरेंस अपनी पूरी ताकत से उसे आग के अलाव में धकेल देता है। जॉन का शरीर भड़क उठता है, आग उसकी खाल को चीरती है और वो दर्द से करहाता हुआ तड़पने लगता है। लॉरेंस हाफते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी झलक थी। उसने जमीन से ब्लेड उठाया, अपने जलते हुए पिता की ओर बढ़ा और एक ही वार में उसका सिर अलग कर दिया। वो पल शांत था, लेकिन हवा में एक भारी सन्नाटा था। उस रात लॉरेंस ने अपने पिता के साथ साथ उस श्राप का भी अंत कर दिया था जिसने उनके पूरे परिवार को निगल लिया था। ग्वेन आखिरकार घटनास्थल पर पहुंचती है और सामने देखती है कि लॉरेंस का रूप अब पूरी तरह एक अनियंत्रित दैत्य बन चुका है। उसी समय इंस्पेक्टर फ्रेडरिक भी पास आता है, लेकिन ग्वेन उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोकती है कि वो लॉरेंस को मार न दे। हालांकि भेड़िए का रूप धारण किए लॉरेंस ने अचानक हमला कर दिया। उसने फ्रेडरिक को काटा और उसे जोर से फेंक दिया। ग्वेन तुरंत पीछे हटती है, जबकि फ्रेडरिक हाथ में लोहे की छड़ी लेकर प्राणी से लड़ने की कोशिश करता है। उसकी कोशिशें सीमित रहती है और लॉरेंस की शक्ति के सामने वो बेसहारा लगता है। भले ही फ्रेडरिक लड़ रहा था, लेकिन भेड़िया ग्वेन की ओर आकर्षित हो जाता है। ग्वेन जंगल की ओर भागती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। फ्रेडरिक चांदी की ब्लेड उठाकर उसके पीछे दौड़ता है। हवेली अब पूरी तरह आग की लपटों में डूब चुकी थी। जंगल में पीछा जारी है। भेड़िया ग्वेन का पीछा कर रहा है और फ्रेडरिक के लोग जंगल में उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वेन छिपने की कोशिश करती है, लेकिन प्राणी उसकी खुशबू से उसे ट्रैक कर लेता है। डर और हताशा के बीच वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और अंततः एक मृतांत जलप्रपात पर पहुंच जाती है। चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। जैसे ही वो चारों ओर देखती है, भेड़िया अचानक उसके सामने प्रकट होता है। ग्वेन अपना बंदूक निकालती है और प्राणी की ओर ताने हुए बात करने की कोशिश करती है। वो मानती है कि लॉरेंस के भीतर अभी भी उसका अच्छा पक्ष बचा हुआ है और वह उसे सुन सकता है, लेकिन खून प्यासे दैत्य का रूप उसे अनुमति नहीं देता। वो ग्वेन पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, अपनी आग भरी निगाहें उस पर टिकाकर। ग्वेन जानती थी कि अब समय खत्म हो गया है। उसने अपनी आखिरी उम्मीद पर भरोसा करते हुए चांदी की गोलियों से भरी बंदूक निकालती है, निशाना तय करती है और सीने में गोली चला देती है। गोली लगते ही लॉरेंस का दैत्य रूप टूट जाता है और वो फिर इंसानी रूप में लौट आता है। उसकी आंखों में राहत और प्यार की झलक थी। वो ग्वेन की ओर देखता है और उसका धन्यवाद करता है कि उसने ये निर्णय लिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में लॉरेंस ग्वेन की बाहों में मृत तृष्णा बनकर मृत पड़ जाता है। सब कुछ शांत लगता है, जैसे कहानी खत्म हो गई हो। तभी इंस्पेक्टर फ्रेडरिक घटनास्थल पर पहुंचता है और महसूस करता है कि अब उसका वहां कोई काम नहीं बचा। लेकिन जब उसकी नजर चांद पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि लॉरेंस ने उसे काटा था और अब वो भी पूर्णिमा की चांदनी में एक नए भयानक प्राणी में बदलने वाला है, उसी शापित ताकत का हिस्सा बनने वाला, जिसे लोग डरते डरते याद करेंगे। ये कहानी यही खत्म हो जाती है।